हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषता। देखिए, सिंधु सभ्यता प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता थी क्योंकि उत्खनन में दोनों के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी के निवासी धातुओं का प्रयोग आरंभ कर चुके थे, फिर भी पत्थर का व्यवहार औजार और घरेलू सामान के रूप में होता था। यानी कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो धातु उस टाइम होता था, लेकिन वो लोग फिर भी पत्थर को ही अपने औजार के रूप में और घरेलू सामान के रूप में यूज़ करते थे। खुदाई में साम्राज्य, युद्ध और अन्य संगठन संबंधी कोई वस्तु नहीं मिली है। यानी कि ये हमें चीज़ नहीं मिला है कि उस समय कोई साम्राज्य था या फिर कोई युद्ध हुआ था, और शस्त्र का सर्वदा अभाव है। यानी कि जो हमारे उन लोगों के पास अस्त्र शस्त्र था उनका बहुत कमी था, यहाँ तक कि राजाओं के नाम भी नहीं मिले हैं। इससे हमें यह निष्कर्ष निकल सकते हैं कि यह सभ्यता शांति मूलक थी। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि सिंधु सभ्यता के निवासी सुरक्षा व्यवस्था के प्रति पूर्णतः उदासीन थे। सुरक्षा के लिए दुर्गा की घेराबंदी की जाती थी तथा उन पर रक्षकों के लिए बुर्जियां बनाई जाती थी। ताम्र और कांच से निर्मित भाले, छुरा, छोटी तलवार, कुल्हाड़ी तथा बाणों का उपयोग सुरक्षात्मक साधनों के रूप में होता होगा। सिंधु सभ्यता व्यापार प्रधान और शहरी थी। बड़े बड़े नगरों की स्थापना की गई थी जो उद्योग धंधों और व्यापार के केंद्र थे। नगर प्रशासनिक केंद्र भी थे। लोग नागरिक जीवन व्यतीत करते थे और प्रत्येक वस्तु को उपयोगिता की दृष्टि से देखते थे। सिंधु घाटी के निवासी ने नगर निर्माण एवं भवन निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया। भवन निर्माण में रुचि और उपयोगिता का विशेष ख्याल रखा जाता था। विदेशों से व्यापार संबंध स्थापित किया गया था। विशाल भवन और स्नानागार उस समय के लोगों के सामूहिक जीवन के द्योतक है। यानी कि बहुत ही बड़ा स्नानागार होता था उस टाइम, और लोग भवन पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि भवन सुव्यवस्थित ढंग से बनना चाहिए। अतएव कुछ लोगों का मत है कि यह सभ्यता लोकतांत्रिक थी क्योंकि राजाओं के अस्तित्व का पता नहीं चलता। तो कुछ लोग मानते हैं कि उस टाइम लोगों का चलता था क्योंकि राजा नहीं थे उस टाइम, परंतु वहाँ के निवासियों की शांति मूलकता तथा अपरिवर्तनवादी स्वभाव से इस बात का संकेत मिलता है कि धर्म का प्रभाव राजनीति पर भी था। अब देखिए, फीचर देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की। सिंधु घाटी की विशेषता, पहला पॉइंट है कांस्य सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि तांबे के हथियारों एवं अन्य धातुओं की बहुतायत थी। यानी कि बहुत ज़्यादा तांबा का यूज़ होता था, या फिर तांबे की धातुएं जो बनती, ये जो धातु है उससे बहुत सारे चीज़ बनते थे, इसीलिए उसे धातु युगीन भी सभ्यता कहते हैं या ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। के भी अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। बाद में बृहद पैमाने पर कांसे के औजार का और अन्य वस्तुओं का निर्माण होने लगा। कांसे की प्रधानता रहने के कारण ही इस सभ्यता की कांस्य कालीन सभ्यता कहते हैं। नागरिक सभ्यता, दूसरा पॉइंट है नागरिक सभ्यता। यह सभ्यता नागरिक भी थी क्योंकि विशाल नगर, सुव्यवस्थित राजमार्ग, पक्के भवन, सुव्यवस्थित नालियाँ, सड़कें एवं सार्वजनिक स्नानागार का निर्माण सुदृढ़ शासन व्यवस्था प्रमाणित करते हैं कि साधारण नागरिक की सुख सुविधा पर भी ध्यान दिया जाता था। संभवतः समकालीन अन्य सभ्यताओं में नागरिकों की सुविधा पर इतना अधिक ध्यान कहीं नहीं दिया जाता था। यानी कि वहाँ पे बहुत अच्छे से राजमार्ग बनाए गए थे, भवन एकदम पक्के बनाए गए थे, सुव्यवस्थित तरह से नालियाँ बनाई गई थी, सड़कें बनाई गई थी। तो इससे पता चलता है कि नागरिकों की सुख सुविधा पर इतना अधिक ध्यान कहीं और नहीं दिया गया था। तीसरा पॉइंट है जनतांत्रिक सभ्यता। उत्खनन से प्राप्त सभा भवन और स्नानागार सिंधु वासियों के सामूहिक जीवन के प्रतीक है। सिंधु प्रदेश में राजा राजप्रसाद और शाही खजाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। शासन के दो प्रधान केंद्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उत्तरी भाग का शासन हड़प्पा और दक्षिणी भाग का शासन मोहनजोदड़ो से संचालित होता था।
इस प्रकार लोकतांत्रिक होते हुए भी शासन व्यवस्था नियंत्रित थी। केंद्रीय शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। केंद्रीय शासन के पदाधिकारी नगरों में स्थानीय अधिकारियों और नागरिकों का सहयोग से शासन करते थे। स्वायत्त शासन की प्रथा प्रचलित थी। 4th पॉइंट है औद्योगिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के निवासियों के आर्थिक जीवन का आधार व्यापार और उद्योग धंधा था। उनका व्यापार दूर दूर देशों से होता था। अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का भी विकास हुआ था। उनके उद्योग धंधे, वाणिज्य, व्यवसाय तथा विदेशी संपर्क उनकी उन्नति आर्थिक अवस्था को प्रमाणित करते हैं। आर्थिक जीवन औद्योगिक विशिष्टीकरण और स्थानीयकरण पर आधारित था। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु सभ्यता में श्रम विभाजन और संगठन की भी व्यवस्था थी। एक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करता था और इस प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग एक ही क्षेत्र में निवास करते थे। बड़े बड़े नगरों की स्थापना की गई थी और विदेशों से व्यापार संबंध स्थापित किया गया था। 5वां पॉइंट है शांति मूलक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के निवासी शांति प्रिय थे। कवचडाल, निरस्त्रण आदि युद्ध में प्रत्येक होने वाले उपकरणों का अभाव है। उत्खनन से प्राप्त भाला, कुल्हाड़ी, धनुष, बाण उनकी सामरिक प्रवृत्ति के घोतक नहीं है। इन उपकरणों का प्रयोग आखेट तथा आत्मरक्षा के लिए किया जाता था। तलवार भी मिले हैं लेकिन उनकी बनावटी ऐसी है कि उनका उपयोग युद्ध के लिए नहीं हो सकता था। तलवार की धार थोथरी थी। इसी प्रकार ये सभ्यता शांतिपूर्वक सभ्यता थी। 6 पॉइंट है सुव्यवस्थित धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी के निवासियों का धार्मिक जीवन सुव्यवस्थित था। उनका धर्म मूलतः द्विदेवतामूलक था। वे प्रमुख रूप से 2 देवताओं की उपासना करते थे, एक पुरुष के रूप में और दूसरी नारी के रूप में। वे पुरुष और नारी को ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक मानते थे। उनके धार्मिक विश्वास, धारणाएं और विधियां निश्चित तथा सुगठित थे। 7वां पॉइंट है लेखन कला, गणना तथा मापतौल का ज्ञान। सिंधु घाटी के निवासी लेखन कला, अंकों की गणना एवं मापतौल के साधनों से परिचित थे। सिंधु लिपि थी और दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यानी कि इसको दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखी जाती थी। समिष्टवादिनी सभ्यता। सिंधु सभ्यता समिष्टवादिनी सभ्यता थी। इसमें राजभवनों, राजाधिकारियों और राज्य सामग्री का बाहुल्य नहीं था, बल्कि इसमें विशाल सभा भवन, विशाल भोजनालय एवं नृत्य स्नानघर जैसे सार्वजनिक जीवन से संबंधित सामग्रियां थी। ये सर्वश्रेष्ठ सामूहिक जीवन के घोतक हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया वासियों की तरह सिंधु सभ्यता के निवासियों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। उत्खनन से लिपिबद्ध मुहरे और ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। अभी तक 2000 मुहरे प्राप्त हुए हैं। अधिकांश मुहरों पर लघु लेख उत्कीर्ण है। दुर्भाग्य यह है कि अभी तक सिंधु लिपि को संतोषजनक ढंग से पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया है। इस काम में लगे कुछ विद्वानों का मत है कि सिंधु लिपि में प्राक द्रविड़ भाषा छिपी हुई है। कुछ का मत है कि इसकी भाषा संस्कृत है तथा कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि इन लेखों की भाषा सुमेरी है। लिपि को पढ़ने का प्रयास अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक लिपि को पढ़ने में पूरा सफलता नहीं मिला है। इसलिए हड़प्पा संस्कृति के साहित्य और उनके विचारों तथा विश्वासों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना मान लिया गया है कि यह लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। मिस्र और मेसोपोटामिया की भांति सिंधु प्रदेश से लंबे लेख नहीं मिले हैं। अधिकांश अभिलेख मोहरों पर उत्कीर्ण है और प्रत्येक लेख में चंद लिपि संकेत है। अभी तक लगभग 250 से 400 लिपि संकेत पहचाने गए हैं। प्रत्येक चित्र संकेत किसी ध्वनि, वस्तु या विचार का घोतक है। सिंधु लिपि संकेत वर्णमालात्मक नहीं बल्कि भावचित्रात्मक है।
मेसोपोटामिया और मिस्र के समकालीन लिपियों के साथ भी लिपि का मेल बिठाने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन यह सिंधु प्रदेश की अपनी लिपि है। पश्चिमी एशिया की लिपियों से इसका किसी प्रकार का संबंध स्पष्ट नहीं होता। यह भी सब भावना व्यक्त की गई है कि सिंधु प्रदेश के निवासी भोजन पत्रों पर लिखते थे। इस सब भावना की पुष्टि खुदाइयों से प्राप्त पक्की मिट्टी की दीवार लेकर पट्टिकाओं और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पर स्याही से लिखने के प्रमाणों से होती है। तो इसका आंसर यहाँ तक है टोटल। आप लोग को लिखना हो तो लिख लीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।